हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। स्वागत करता हूं हमारे एग्री ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें और पास में लगी हुई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उसके बारे में जो सबसे पहले जो मैंने क्लास ले रखी है वो कौन सी है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण मैंने बता रखा है। उसको आप एक बार जरूर देखिएगा और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अब जो अपन देखेंगे एक एक करके आपके पादप पोषक तत्वों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन दिखा देते हैं, आपको डायग्राम के द्वारा बता देंगे कि ये प्लांट जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की कौन सी पत्तियों पर पाए जाते हैं या उनका इफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक प्लांट बना के दिखाऊं, मान लो ये कोई प्लांट है, ये इसका शीर्ष भाग है। कौन सा भाग है? शीर्ष भाग, याद रखना। शीर्ष भाग आ गया। शीर्ष भाग के बाद ये वाला भाग आ जाओ, सबसे नीचे वाला। कौन सा भाग है? ये वाला भाग, सबसे नीचे वाला भाग। ये आपके आ गया टॉप वाला, ऊपर वाला भाग, सॉरी। अब देखो, ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं निचला भाग। निचला भाग या फिर पुरानी पत्तियों वाला भाग। पुरानी पत्तियों वाला भाग। क्यों बोलते हैं अपन? देखो, निचला भाग है तो निचले से पता चल रहा है कि निचला भाग हो गया। पुरानी पत्तियों का क्यों बोल रहे हैं? जब प्लांट्स ग्रोथ करता है, पौधा वृद्धि करता है, तो सबसे जो पहले ये पत्तियां आती है, उसके बाद ये पत्तियां आती है। ये जो पत्तियां हैं ये अभी जस्ट अभी आने में ही है, बिल्कुल छोटी छोटी आपको ऊपर जो दिखाई देती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? शीर्ष भाग वाले नाम से जानते हैं। अब आप इधर आ जाओ, कौन सा भाग है? ऊपरी भाग। कौन सा भाग? ऊपरी भाग या फिर नई पत्तियों वाला भाग। नई पत्तियों वाला भाग, याद रहेगा। ऊपरी भाग या फिर नई पत्तियों वाला भाग। देखो, ये प्लांट है, सबसे नीचे वाला या पुरानी पत्तियों वाला ऊपरी भाग या फिर नई पत्तियों वाला भाग, और सबसे जो टॉप पे है वो कौन सा है? शीर्ष कलिका वाला भाग अपन इसे बोल सकते हैं। अब देखो, कुछ एक प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे वाली पत्तियों पर होते हैं, कुछ एक जो आपके शीर्ष भाग पर होते हैं और कुछ एक आपके ऊपरी और नई पत्तियों वाले भाग पर होते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन आ जाते हैं शीर्ष भाग पर। शीर्ष भाग पर आपके कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो शीर्ष कलिका का निर्माण करते हैं? तो कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम और बोरोन दो एक ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। अब मैं बात करूं सबसे नीचे वाले की बात, तो इसके एग्जांपल याद रखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। याद रहेगा, एनपीके, एमजीएमओ। एनपीके, एमजीएमओ, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। दो चार बार जब इसको दोहराओगे तो आपको भी कंफर्मली याद हो जाएगा, क्योंकि इतने हार्ड है नहीं। एनपीके, एमजीएमओ, एनपीके, एमजीएमओ। अब आप आ जाओ आपकी ऊपरी वाली, जो ऊपर वाला भाग है या फिर नई पत्तियों वाला भाग है। इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको और बता दूं। एक ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जो क्या करता है, ऊपरी और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर ही पाया जाता है। ऊपरी और नीचे वाले दोनों पत्तियों पर ही पाया जाता है। तो वो कौन सा एक ऐसा पोषक तत्व है? तो देखो, वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका नाम क्या है? जिंक। जिंक जो है आपके ऊपरी और नीचे वाली दोनों पर ही पाया जाता है। याद रहेगा, जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो प्लांट्स की ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर ही उपस्थित होता है। अब देखो, दो तो क्या हो गए? कैल्शियम और बोरोन। सबसे नीचे आ जाओ, एनपीके, एमजीएमओ। 5 2 7, 7 और 1 8। ये कितने मैंने बताया आपको? 8 तो मैंने आपको बता दिए। 8 17 है। आवश्यक कितने थे? सबसे पहले जब अपन पढ़े थे पिछला लेक्चर, आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? तो आपका आंसर होना चाहिए 17। और 17वां कौन सा था? निकिल को घोषित किया गया था
सन 1987 में आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया था। अब देखो 17 है, 17 में जो पीछे 8 तो निकाल दो, पीछे कितने बच रहे हैं, जो 9 बच रहे हैं वो कहां पे पाए जाएंगे, आपके ऊपरी या नई पत्तियों पर पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे, ऊपरी या नई पत्तियों पर। तो इसके एक दो एग्जांपल आप देख लो कौन कौन से हैं। क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया और आयरन हो गया। बाकी वाले जो बच रहे हैं समथिंग समथिंग जो भी बच रहे हैं वो सब की सब किस में चले जाएंगे, ऊपरी या नई पत्तियों वाला जो भाग है यहां पे चले जाएंगे। इस डायग्राम को समझने के बाद अपन थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे, एक एक करके हर एक प्लांट्स की हर एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में चर्चा होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम बता दूं, ये आपकी नीचे वाली पत्तियां, नीचे वाली या पुरानी पत्तियां अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, एनपीके, एमजीएमओ, याद रहेगा। सबसे टॉप वाले जो हैं यहाँ पे कौन सा है, कैल्शियम और बोरॉन। कौन सा है, शीर्ष कलिका का जो निर्माण करने वाले कौन है, कैल्शियम और बोरॉन। अब देखो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो आपके ऊपरी और नीचे वाली दोनों पर ही पाया जाता है, याद रहेगा। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन में एक थोड़ी सी चीज रह गई थी, उसको अपन ज्यादातर इंपॉर्टेंस में पढ़ते नहीं है कि एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, फिर भी ये नए पेपर बन रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आपको पूछा जा सके। अब देखो उसमें क्या था, गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पादप में जो गतिशीलता के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, तो सबसे जो पहले की अगर मैं बात करूं, जो आपके एनपीके जो है ये क्या है, अधिक गतिशील होते हैं प्लांट्स में, हाईली मोबाइल, अधिक गतिशील। कभी कभी कॉलेज के वाइवा में पूछा जा सकता है कि हाईली मोबाइल कौन सा हो गया, एनपीके, याद रहेगा। अब देखो जो जिंक है ये क्या है, मध्यम गतिशील। प्लांट में क्या होता है, मध्यम गतिशील। ओके, अब जो मैं बात करूं कैल्शियम और बोरॉन की, ये क्या होते हैं, इनमोबाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं प्लांट्स में। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा अगर कम गतिशील की बात करूं, कम गतिशील कौन से हो जाएंगे, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, एक आपके मोलिबेलिडम है, ये भी क्या होता है, कम गतिशील के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ना कि एनपीके तक ही मैंने रेड कर रखा है। तो आपकी सबसे अधिक गतिशील कौन से हैं, एनपी और के। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन मोबाइल कौन से हैं, तो आप कैल्शियम और बोरॉन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जिंक से पूछा जाएगा। जिंक कौन सा है, मध्यम गतिशील है, ऊपर और नीचे दोनों जगह ये कार्य करता है। ऊपर वाली पत्तियां और नीचे वाली पत्तियां दोनों जगह ही ये कार्य करता है। चलो ये टॉपिक था, डायग्राम के द्वारा आपको समझना था, जो मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आएगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं और आपको धीरे धीरे टॉपिक समझ में आएगा। अगर ये टॉपिक, ये डायग्राम आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको 2-3 बार देखिए, उसके बाद इसको समझने के बाद ही आप आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स को। ओके, तो इसको मैं रख दूं। ओके, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन। किसके बारे में अपन देखते हैं, नाइट्रोजन के बारे में अपन देखेंगे। नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन कौन सा पोषक तत्व है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो में भी कौन सा है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। याद रहेगा, ये लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन क्लासिफिकेशन में इसको पहले से ही देख चुके हैं। अब देखो इसके पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन बात करें तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, पौधों के द्वारा अवशोषण, पौधों के द्वारा किस रूप में अवशोषण होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए NO3- और NH4+। याद रहेगा क्या बोल रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए NO3- और NH4+।
सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ही पौधे को अवशोषित करते हैं, NO3- के रूप में अवशोषित करते हैं। बट कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को NH4 के रूप में, अमोनिया के रूप में इसको अवशोषित करते हैं। तो देखो वो कौन से प्लांट है, उस प्लांट्स को अपन किस नाम से जानते हैं, वो है एमिनोफिलिक प्लांट्स। एमिनोफिलिक प्लांट्स, पादप, याद रहेगा। अब देखो एमिनोफिलिक प्लांट्स है, वो आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एग्जाम्पल। एमिनोफिलिक प्लांट्स की एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जा सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो धान हो गया, गन्ना है और आलू। ये आपकी जो तीन मैंने आपको बताए, धान, गन्ना और आलू है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये बात होगी पौधों के अवशोषण में, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित होता है। धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित, धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित होता है। कौन सा, नाइट्रोजन। क्यों, पता चल रहा है क्या, NO3- और NH4+ है, इसमें दो चिन्ह आ रहे हैं, ये धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है। अब इसकी मैं एक और पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। प्रोटीन के निर्माण में सहायक कौन, नाइट्रोजन जो है ये सामान्यतः प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। क्यों, क्योंकि औसतन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन में औसतन 16% नाइट्रोजन ही पाई जाती है। औसतन कितनी पाई जाती है, N2 की मात्रा 16%। इसलिए क्या है, ये आपके प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। अब थोड़ा बहुत इसके कार्य की बात करें, हालांकि ये भी प्रोटीन का निर्माण एक कार्य ही है। अब देखो इसके कार्य की बात हो रही है तो ये क्या है, आपके वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है। वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है कौन, नाइट्रोजन। वानस्पतिक वृद्धि में सहायक नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये पर्णहरित के निर्माण में सहायक है। पर्णहरित के निर्माण में सहायक, हालांकि जो पर्णहरित की संरचना आप देखोगे तो उसमें मैग्नीशियम है जो आपके मेन होता है। अगर जो मैग्नीशियम अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो देखो जो पर्णहरित की जो संरचना होती है, किसकी, पर्णहरित की संरचना। पर्णहरित की संरचना की अगर बात करोगे तो मैग्नीशियम है जो आपके मेन होता है। साइड में जो इसका मुख्य अवयव जो है वो मैग्नीशियम है। सहायक अवयव कौन सा है, नाइट्रोजन। और इसके निर्माण में आयरन और मैग्नीज, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो क्या करते हैं, निर्माण में सहायक होते हैं। निर्माण में सहायक होते हैं कौन से, आयरन और मैग्नीज, जिसको अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत। तो मुख्य जो आपके कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। तो सहायक कौन से हो गए, आपकी नाइट्रोजन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्णहरित के निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व है, अगर आपको मैग्नीशियम ऑप्शन में ना देकर अगर नाइट्रोजन दिख रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर ही टिक लगा के आ जाना है और 100% क्वेश्चन सही होगा। समझ में आ गया। ये चीजें थी इसकी जो मेन चीजें ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है। पर्णहरित के निर्माण में सहायक है और आपकी क्या है, NO3 और NH4+ के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है। अब अपन देखेंगे जो इसकी कमी के लक्षण हैं, इसकी अधिकता के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं। तो इसको मैं रफ करके अपन नाइट्रोजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, अब अपन देखेंगे कि इसकी कमी और अधिकता के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इधर मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, सबसे पहले अपन इसकी कमियां स्टार्ट कर देते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, ठीक है। सबसे पहले ये बात आ रही है, अगर आपने डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखा है तो जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे, नाइट्रोजन की जो कमी के लक्षण है वो पुरानी पत्तियों या फिर निचली पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। समझ में आ गया। अब देखो पुरानी और निचली पत्तियों पर आ गई, प से पुरानी और प से पीलापन। पुरानी पत्तियों का पीला होना या पीलापन पाया जाना आपकी किसकी कमी है,
नाइट्रोजन की कमी है। याद रहेगा, पुरानी पत्तियों में पीलापन पाया जाना किसकी कमी है? मेनली नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, फूल गोभी में बटनिंग नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो किसके द्वारा होती है? ठीक है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकायदा ये क्वेश्चन बहुत सी बार आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट है, आईसीआर है, बीएचयू है और बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। फूल गोभी में बटनिंग नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो किसके द्वारा होती है? नाइट्रोजन की कमी के द्वारा। याद कर लेना, अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये बातें थी, पुरानी पत्तियां निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं और क्या होता है मेन चीजें। अगर एग्जांपल थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है तो नाइट्रोजन आपको पूछा जाएगा कि फूल गोभी में बटनिंग नामक समस्या किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन की कमी। अब देखो इसकी अधिकता के लक्षण, किसकी? नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण। अधिकता के लक्षण से क्या होगा? नाइट्रोजन की अधिकता से अपन को क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, नाइट्रोजन में क्या होता है, आपके नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो इसकी क्या होती है? वानस्पतिक वृद्धि बहुत तेज होती है। किसकी? वानस्पतिक वृद्धि तेज, प्लांट्स की जो होती है वो वानस्पतिक वृद्धि बहुत ही तेज होती है, जिसके कारण क्या होता है? दाने की जगह भूसे का निर्माण हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है? दाने की जगह भूसे का निर्माण, समझ में आ गया? और जैसे भूसे का निर्माण होता है तो पौधा भारी हो जाता है, और जैसे भारी हो गया तो तेज हवाएं चलने के कारण पौधा गिर भी सकता है। तो इससे अपन को क्या नुकसान होता है? तेज हवाओं के कारण पौधा जमीन पर गिर भी सकता है। हालांकि समझने का प्रयास करना आपको, दाने की जगह क्या होता है? भूसे का निर्माण बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण तेज हवाएं के कारण पौधा गिर भी सकता है। अब देखो, एक अपन इसकी अधिकता का और लक्षण देखते हैं, वो कौन सा है? इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधे में मीठापन जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? मीठापन बढ़ जाता है। मीठापन क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे मीठापन बढ़ता है तो क्या होगा? कीट एवं रोगों का अतिक्रमण बढ़ जाता है। रोगों का अतिक्रमण बढ़ जाता है। अतिक्रमण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उपज में भी भारी कमी आती है। समझ गए? अब देखो, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि फूल गोभी में बटनिंग नामक समस्या हो जाती है। अब इसका भी एक एग्जांपल है कि नाइट्रोजन की अधिकता, N2 की अधिकता के कारण क्या होता है? आपके फूल गोभी में होलो हॉट नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? फूल गोभी में होलो हॉट नामक समस्या। याद रखना, दोनों एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी में होलो हॉट नामक जो समस्या उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है? आपके नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। ओके, नाइट्रोजन में जो भी चीजें थी मैंने एक एक करके आपको कंफर्मली याद करा दिया है। नाइट्रोजन जो है, इसको मैं फटाक से स्टार्ट करूं। नाइट्रोजन जो है आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, जो मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या करता है? धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित होता है। इसकी अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? NO3 माइनस NH4 प्लस के रूप में अवशोषित करते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक कौन है, वानस्पतिक वृद्धि के निर्माण में सहायक कौन है, पर्णहाइट के निर्माण में कौन सहायक है, तो आपके आंसर क्या होंगे? नाइट्रोजन। फूल गोभी में बटनिंग, नाइट्रोजन की कमी। फूल गोभी में होलो हॉट नामक समस्या, आपके नाइट्रोजन की अधिकता। समझ में आ गया? ये चीजें जो थी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो अपन नाइट्रोजन में जनरली देखने को मिलती है, इसमें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऊपर अपन चलते हैं। चलो, ओके, नंबर सेकंड की अपन बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में कि फॉस्फोरस जो पोषक तत्व है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पौधों में। ठीक है, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट कर लेना, 3 स्टार मान लेना, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही आपको बता रखा है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो फॉस्फोरस है वो क्या होता है आपकी एक मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत क्या आता है प्राइमरी, और प्राइमरी के अंतर्गत अपन किसको पढ़ते हैं फॉस्फोरस को पढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो पौधों के द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है। ठीक है, पौधों के द्वारा अवशोषण, पौधों के द्वारा अवशोषित। सामान्यतः जो फॉस्फोरस है वो क्या होता है 3 रूपों में अवशोषित किया जाता है। पौधों के द्वारा 3 रूपों में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, और जो आपके अम्लीय पीएच है उस पर सर्वाधिक अवशोषित किया जाता है किसको फॉस्फोरस को। अम्लीयता का मतलब क्या हो गया 6 से लेके 6.5 पर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बार बार पूछ सकते हैं। इसकी पीएच आपको याद रखनी है, कितनी पीएच है 6 से 6.5। और उदासीन पीएच स्केल जब अपन पढ़ते हैं तो उदासीन अपन कहां पे आ जाते हैं 7 पर। और ये क्या हो गया क्षारीय, 7 से ऊपर जितने भी हैं 14 तक जो होते हैं वो अपन पढ़ते हैं पीएच स्केल में। अब पीएच स्केल के बारे में अपन एक टॉपिक डालेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पीएच स्केल के बारे में क्या क्या चर्चाएं होती है। अब जो सबसे जो ज्यादा है वो अम्लीयता पर, अम्लीय पीएच पर उपलब्ध होता है तो H2PO4-। पौधों द्वारा सर्वाधिक जो अवशोषित होता है वो किस रूप में अवशोषित होता है H2PO4- के रूप में अवशोषित होता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों के द्वारा उदासीन रूप में अगर फॉस्फोरस अवशोषित हो रहा है तो वो किस रूप में अवशोषित होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए HPO4-2। याद रहेगा। नंबर 3 की बात करूं तो आप आ दो क्षारीयता पर। क्षारीयता पर आपको पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस है वो किस रूप में अवशोषित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए PO4-3। ये तो बात थी पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है, तो आपके अम्लीयता पर जो आपके H2PO4- के रूप में अवशोषित होता है, H2PO4- के रूप में अवशोषित होता है सामान्यतया पर। जनरली ये चीज आपसे पूछी जा सकती है और आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर उदासीन भी पूछे तो HPO4-2, अगर क्षारीयता भी पूछे तो PO4-3। याद रहेगा। इसे चलो मैं आगे। अब जो इसके अपन जो इसके मेन क्या चीजें रहती है, इसकी क्या फैक्टर रहते हैं, इसकी कमी के क्या लक्षण है, इसकी अधिकता के क्या लक्षण है और इसके कार्य क्या है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा है तो कोई बात नहीं, इसको समझने का प्रयास करना है कि एक एक पॉइंट आपका चुके नहीं। उसके लिए अपने एक ट्रिक्स भी बनाई है, उस ट्रिक्स को भी आपको फॉलो करते हुए चलना है तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ट्रिक्स क्या है RAD और P। क्या ट्रिक्स है RADP याद रहेगा। 4 ये अक्षर है फटाक से याद हो जाता है। R का मतलब क्या हो गया रूट, रूट को क्या बोलते हैं जड़। तो आपका आंसर सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जड़ों के निर्माण में कौन सहायक है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए फॉस्फोरस। पौधे में जड़ों के निर्माण में कौन सहायक है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए फॉस्फोरस। याद रखना। अब देखो ATP और ADP। ठीक है, ऊर्जा ATP जो होती है वो क्या करती है ऊर्जा का निर्माण करती है। तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा के निर्माण एवं रूपांतरण में सहायक है कौन फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखो एक इसमें ए से क्या होगा एंथोसाइनिन। इसका थोड़ा मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले आपको ए से क्या ट्रिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो ए से क्या हो गया आपके एक तो ATP और ADP को याद करना है, एक आपने करना है एंथोसाइनिन अक्षर को याद करना है। डी से क्या हो गया DNA या फिर इसको बोलते हैं RNA। सॉरी DNA और RNA दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, DNA और RNA को अपन संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा। तो न्यूक्लियोटाइड है, इसके निर्माण में कौन सहायक है आपके फॉस्फोरस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सहायक है, ऊर्जा के निर्माण और रूपांतरण में सहायक है। पी का मतलब क्या हो गया फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो क्या करता है DNA एवं RNA के निर्माण में सहायक रहता है और ऊर्जा के निर्माण में सहायक रहता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं एनर्जी ऑफ करेंसी।
बहुत सी बार आपसे क्वेश्चन बहुत सी बार ये पूछा गया है कि ऊर्जा के निर्माण एवं रूपांतरण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फोरस। और एनर्जी ऑफ करेंसी की संख्या किसे दी गई है, तो भी आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फोरस, याद रहेगा। अब देखो जड़ों के निर्माण में सीधा सा आ गया, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, अपन किस में पढ़ते हैं, आनुवांशिकता में पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि फॉस्फोरस जो है, क्वेश्चन क्या आएगा, आनुवांशिकता का संबंध, आनुवांशिकता का संबंध, आनुवांशिकता का संबंध किस पोषक तत्व से है, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फोरस के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डीएनए और आरएनए का मुख्य अवयव है, जिसके कारण अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जीवन की कुंजी, जीवन की कुंजी, की ऑफ लाइफ, याद रहेगा। इसके बिना प्लांट जो होते हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। अगर फॉस्फोरस प्लांट में नहीं होगा तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन ने एक और संज्ञा दे दी कि की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी कौन है, फॉस्फोरस, याद रहेगा। एक पॉइंट स्टार करके ये डाल लेना कि फॉस्फोरस के बिना जीना असंभव, बिना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा, जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता कौन, प्लांट। एक जो पौधा होता है वो फॉस्फोरस के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये बातें थी जो मेनली अपन जो पढ़ते हैं वो बातें। इसके कार्य क्या हो गए, जड़ों के निर्माण में सहायक है, एटीपी और एडीपी के निर्माण में सहायक है, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड है तो उनके निर्माण में सहायक है, और ऊर्जा के निर्माण एवं रूपांतरण में सहायक है। इसको दो संज्ञाएं दी गई है, इसको भी स्टार कर लेना, एनर्जी ऑफ करेंसी और जीवन की कुंजी। एक लाइन और आती है, थोड़ा सा ये भी इसका एक कार्य है। ये क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कौन, आपके फॉस्फोरस। और इसके क्या काम होते हैं, पौधों को सूखा प्रतिरोधी बनाना, सूखे के पत्ती क्या बनाता है, प्रतिरोधी बनाता है कौन, फॉस्फोरस। ये बातें जो मेनली बातें थी फॉस्फोरस के ऊपर अपन जनरली देखते हैं। तो पौधों में अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, और क्या होता है, फॉस्फोरस जो है पौधों में सूखा प्रतिरोधी किसको बनाता है, आपके फॉस्फोरस का मुख्य क्या कार्य रहता है। ये तो आपके सब कुछ कार्य के बारे में चर्चा हो गई। अब देखो अपन इसकी कमी के लक्षण जानने की कोशिश करते हैं, किसकी, इसकी फॉस्फोरस की कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। ज्यादातर जो कमी के लक्षण होते हैं वो आपको कहां पर दिखाई देते हैं, पौधे की पुरानी एवं निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और पुरानी निचली पत्तियों में किसका निर्माण होता है, अब आ गया एंथोसाइनिन का निर्माण होता है, जिसके कारण जो पूरी पत्तियां होती है वो क्या हो जाती हैं, लाल बैंगनी कलर की। किस कलर की हो जाती है, लाल बैंगनी कलर की हो जाती है। किसके कारण, फॉस्फोरस की कमी अगर प्लांट्स में हो जाती है तो जो उसकी जो प्लांट्स की नीचे वाली पत्तियां हैं वो लाल बैंगनी कलर में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका एक मेन कमी का रीजन है, याद रहेगा। अब थोड़ा सा इसको रफ करके अपन आगे चलेंगे, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें एनर्जी ऑफ करेंसी 1, जीवन की कुंजी 2, आनुवांशिकता का संबंध 3, जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको अपने नोटबुक में चिपका ही लेना ताकि आपके एक भी पॉइंट ना छूटे, याद रहेगा। अब देखोगे इसकी अधिकता के क्या लक्षण होते हैं। अधिकता का जो लक्षण है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पॉइंट ए के ही है, वो भी आपके एग्जाम में पूछने लायक चीज है, ठीक है। अब देखो इसकी अधिकता के लक्षण, फॉस्फोरस की अधिकता के लक्षण। देखो पौधों में फॉस्फोरस की अधिकता के लक्षण क्या होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं पौधों में, ठीक है। कंसेप्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाने वाला है और पूछा भी गया है। तो देखो जैसे अपन फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ाते हैं तो सामने इसके व्युत्क्रमानुपाती जिंक और आयरन की मात्रा में कमी आ जाती है। क्या होता है, जिंक और आयरन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। हालांकि इसको मैंने जैव ऊर्वरक में आपको एक बार पढ़ाया था कि जैसे ही अपन क्या करते हैं फॉस्फोरस को बढ़ाते हैं वैसे जिंक और आयरन में कमी आ जाती है। और अपवाद स्वरूप क्या होता है, अपवाद स्वरूप क्या होता है, जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में क्या होता है,
जैसे आप क्या बोलते हैं इसे, फॉस्फोरस को बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे, फॉस्फोरस को बढ़ाओगे तो दलहनी फसलों में क्या बढ़ जाता है, मोलिब्डेनम का अवशोषण बढ़ जाता है, मोलिब्डेनम का अवशोषण बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे अपन क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, किसको, फॉस्फोरस को बढ़ाते हैं, तो जिंक और आयरन दो ऐसे इसके साथ पोषक तत्व हैं, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और अपवाद स्वरूप दलहनी फसलों में आपके मोलिब्डेनम की उपलब्धता, तो अवशोषण की मात्रा वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये बातें थी आपके मेन तौर पर फॉस्फोरस के बारे में। अब अपन चलते हैं आगे, पोटास के बारे में चर्चा करेंगे। पोटास जो है बहुत ही छोटा है, अब टेंशन मत करो, फटाक से इस क्लास को अपन एंड करके और नेक्स्ट क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन नंबर 3 पे ले लेते हैं पोटास को। किसको ले लेते हैं, पोटास को। पोटास जो है इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला जो अपना पॉइंट था, अपन किस हिसाब से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले चीज ये है किस रूप में अवशोषित होता है, अवशोषित पौधों के द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है। जो पोटास है वो किस रूप में अवशोषित होगा, K+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। किस रूप में अवशोषित किया जाता है, K+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। अब अपन बात करेंगे इसके जो कार्य हैं, किसके, पोटास के क्या क्या मुख्य कार्य हैं। कार्य को पढ़ने से पहले अगर आपको कार्य याद नहीं रहते हैं तो थोड़े नाइट्रोजन के कार्य याद कर लेना। ठीक, थोड़े से इसके विपरीत कार्य है, किसके, पोटास के। अपन पहले नाइट्रोजन को याद कर रहे थे, तो नाइट्रोजन में जो उसके कार्य थे उसके जस्ट विपरीत इसके कार्य है। सबसे जो पहले मैं कार्य करूं तो नाइट्रोजन में क्या हुआ था, नाइट्रोजन जो था वो क्या कर रहा था, दाने की उपेक्षा भूसे की मात्रा को बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था, दाने की उपेक्षा भूसे की मात्रा को बढ़ा रहा था। पर ये क्या करता है, भूसे की उपेक्षा दाने को बढ़ाता है, भूसे की अपेक्षा दाने की मात्रा में वृद्धि, दाने की मात्रा में वृद्धि। पहला तो इसका एक ये काम हो गया। ठीक है, नंबर 2 में काम की बात करूं तो ये क्या करता है, रोगों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। लेकिन नाइट्रोजन में क्या था, मीठापन था, और मीठापन के कारण क्या होता था, रोगों और कीटों का अतिक्रमण बढ़ जाता था। ठीक है, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। नंबर 3 ये क्या करता है, फसलों को गिरने से बचाने का काम करता है, गिरने से बचाने का काम करता है। कौन, पोटास। ठीक है, नंबर 3 की बात करूं, शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट, शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सहायक है, निर्माण में सहायक कौन, पोटास। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, जो आपके अपवाद स्वरूप नहीं बैठती, जो आपका नाइट्रोजन था उसके विपरीत। तो ये चीजें हो गई, रंध्रों को खोलना एवं बंद करना किसका काम है, पोटास का काम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये है, रंध्रों को खोलना एवं बंद करना किसका कार्य है, पोटास का कार्य है। याद आ गया, बहुत ही इजी है। भूसे की उपेक्षा दाना बढ़ा रहा है, कौन, पोटास। रोग एवं कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहा है, फसलों को गिरने से बचा रहा है, शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में वृद्धि करता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट, रंध्रों को खोलने एवं बंद करने का कार्य कौन करता है, आपकी पोटास। अब अपन देखते हैं इसकी कमियां क्या है, किसकी, तो पोटास है, इसकी कमियां क्या है। कमियां कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है। तो इसके अपन को लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं, पौधे की निचली एवं पुरानी पत्तियों पर। निचली एवं पुरानी पत्तियों के किनारों का झुलसना क्या कहलाता है, किसका का मुख्य कार्य है, किसकी कमी का लक्षण है। तो आपके आंसर हो जाना चाहिए पोटास। तो पुरानी एवं निचली पत्तियों के किनारों का झुलसना, तो आपका आंसर होना चाहिए पोटास। देखो, इसको अपन के से प्रदर्शित कर रहे हैं,
क से किनारे और क से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो किनारे जस्ट झुलस रहे हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पोटास। याद रहेगा। अब देखो इसकी अधिकता के लक्षण, किसकी, इसकी अधिकता के लक्षण अपन को कहां पे देखने को मिलते हैं। अधिकता के लक्षण, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अधिकता के लक्षण किसकी, पोटास की अधिकता के लक्षण। देखो पौधे में अगर पोटास की मात्रा बढ़ रही है या फिर इसकी अधिकता है, तो उस पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, प्लांट्स पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपन को इसको अपन याद रखना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए अपन इसको किस नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, या फिर इसको पुलिसमैन, या फिर इसको बोलते हैं हवालदार, ट्रैफिक हवालदार, हवालदार। और एक और इसको संज्ञा दी गई है लग्जरी उपभोग, लग्जरी उपभोग। लग्जरी उपभोग जो है वो अपन किसको बोलते हैं, जो पोटास को कहा जाता है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से कौन सा पोषक तत्व जाना जाता है, पोटास जाना जाता है। जीवन की कुंजी, सीधा सा फॉस्फोरस। आपसे पूछा जाता है एनर्जी ऑफ करेंसी, पोटास, याद रहेगा। फूल गोभी में बटनिंग, नाइट्रोजन की कमी। फूल गोभी में होलो हार्ट, नाइट्रोजन की अधिकता। ये बातें थी आपकी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की। बहुत ही इजी था और जस्ट मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं बहुत सी चीजें आपको मैंने क्लियर कराई हैं। अगर छोटी सी कोई भी चीज छूट जाती है तो उसके लिए अपन एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज में जो भी इन चीजों से छूटा उसको भी अपन एकदम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। उस पर मैं टिक मार भी लगा दूंगा कि ये क्वेश्चन अपन उस समय अपन नहीं देखा था, आप इसको देख लेना। हालांकि इसको अपने एक एक करके चीज को सोल्व किया है। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।